हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो शुक्रिया उन सभी बच्चों का जिन्होंने मुझे बोला कि मैम यादी आप प्लीज़ वीडियो बनाएं। बिकॉज़ इस वीडियो का पार्ट 1 मैंने पूरे 10 महीने पहले बनाया था, जुलाई के महीने में। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद ये किसी के काम नहीं आ पा रही है, मैं उस हिसाब से समझा नहीं पा रही हूँ, तो मैंने फिर नहीं बनानी, मतलब इसके बाद कोई भी वीडियो नहीं बनाई हिंदी से रिलेटेड। बट फिर काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि 1-2 महीने से लगातार मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि आप पार्ट 2 बनाएं, पार्ट 2 बनाएं। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अगर ये 2 बच्चे या मुश्किल से 5 बच्चों के ही काम आ रही है तो फिर मुझे क्या जा रहा है, मतलब मेरे को तो सिर्फ वीडियो बनानी है। और अगर ये किसी के काम आ जाए तो मेरे इससे ज़्यादा अच्छी बात तो खैर क्या ही हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो का पार्ट 1 मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। सो यौवन का मतलब है जवानी, उन्माद का मतलब होता है पागलपन, और अवसाद का मतलब है उदासी। सो यहाँ पे कवि कहते हैं कि उनके मन पर जवानी का पागलपन सवार है, वह जवानी की मस्ती में घूमते रहते हैं। दीवानेपन के कारण उन्हें काफ़ी दुख मिले हैं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ है। सो यहाँ पे ये जो नीचे की 2 लाइन है, इसमें ये कहा गया है कि जब भी कवि को किसी की याद आती है, उनके किसी प्रिय की याद आती है, तो वो हंस पड़ते हैं, लेकिन अंदर से जो उनका दिल है वो बहुत रो पड़ता है, और वो उनका जो मन है वो थोड़ा सैड हो जाता है। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने ना जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड ना क्या जग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। सो यहाँ पे जो यत्न है इसका मतलब होता है प्रयास, यानी कि कोशिश। फिर एक शब्द है नादान, नादान का मतलब नासमझ या अनाड़ी हम कह सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है दाना, दाना मतलब चतुर, ज्ञानी, क्लेवर, लाइक इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं हम उसे। सो जग, जग का मतलब तो सब जानते ही हैं, संसार। सो इन 2 लाइन में कवि कहते हैं कि इस संसार में लोगों ने जो जीवन का सत्य है, जो जीवन का सच है, जो ज़िंदगी का सच है, वो जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी सच जान नहीं पाया। और इसी वजह से, इसी रीज़न से हर व्यक्ति यहाँ पे नादानी करता दिखाई देता है। और यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है ना कि जहाँ पर दाना, सो यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि ये मूर्ख लोग वही है जहाँ समझदार एवं चतुर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे की जो 2 लाइन है, इसमें कवि कह रहे हैं कि जो हर व्यक्ति है वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, अपना कोई भी काम पूरा करवाने के लिए इधर उधर बस भाग रहा है। फिर कवि कहते हैं कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूल कर नई बातें सीख रहा हूँ, अर्थात यानी कि जो भी संसार ने उन्हें ज्ञान दिया है वह उन्हें भुलाकर नई चीज़ें सीख रहे हैं अपने अनुसार। यानी कि अभी तक जो वो ज़िंदगी जी रहे थे वो संसार के अकॉर्डिंग जी रहे थे, जो सोसाइटी है उनके अकॉर्डिंग जी रहे थे, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अब वो अपने हिसाब से जीना सीख रहे हैं, अपने अनुसार जीना सीख रहे हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज़ मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। नाता का मतलब है संबंध, कोई रिश्ता। पग का मतलब है पैर। सो यहाँ पे जो लाइन लिखी है मैं और जग और कहाँ का नाता, सो यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं कि मुझ में और जग में, यानी कि संसार में कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि नाता का मतलब है संबंध, कोई संबंध नहीं है। संसार के साथ कवि का कोई अब संबंध नहीं रहा और उनका टकराव चल रहा है। और कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करते हैं। निर्माण मतलब वो बनाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना, मैं बना बना जग रोज़ मिटाता। कवि हर कदम पर धरती को ठुकरा रहे हैं। अगले पैराग्राफ में कवि कहते हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं उस खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। सो यहाँ पे जो शब्द है रोदन, इसका मतलब है रोना। राग का मतलब है प्रेम। यहाँ पे आग का मतलब जोश है। भूप मतलब राजा, प्रासाद मतलब महल, निछावर मतलब कुर्बान, कुर्बानी दे देना, खंडर मतलब टूटा हुआ भवन, और भाग का मतलब है हिस्सा। तो कवि कहते हैं कि वह अपने रोदन, रोदन मतलब रोना, में प्रेम लिए फिरते हैं। फिर यहाँ पे जो लाइन लिखी है, सेकंड लाइन, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। सो यहाँ पे इसका मतलब है कि कवि अपनी शीतल व मधुर आवाज़ में भी जोश, आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस लिए फिरते हैं। उसके बाद जो बाकी की 2 लाइन है,
इसमें यहाँ पे ये बोला गया है कि जो कवि है उनके पास प्रेम महल है और उस प्रेम महल का उस प्रेम महल वो अब खंडर हो चुका है और थोड़ा सा टुकड़ा है उनके पास, अवशेष है, थोड़ा सा भाग है, थोड़ा सा हिस्सा है उस प्रेम महल का। और संसार के जो बड़े बड़े राजा हैं प्रेम के आगे वो अपनी राजगद्दी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते क्षण बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। इस पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि जो उनके प्रेम की पीड़ा है, जो उनके प्रेम की वजह से जो उन्हें दुख मिला है, वो उस दुख को व्यक्त करने के लिए, मतलब बताने के लिए अब छंद बनाते हैं। कवि एक तरह से हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि उनको जो भी प्रॉब्लम्स मिली हैं तो वो एक्सप्रेस करने के लिए वो अपनी कविता में लिख देते हैं। और जो संसार है, संसार को लगता है कि जो कवि हैं वो कविता सुना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कवि के हिसाब से वो कविता नहीं सुना रहे, वो तो एक नए दीवाने हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मात गदा निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। सो जब कविता मैंने सुनी थी तो जब मैं 12th क्लास में थी मुझे बहुत बोरिंग लगी थी, सच बताऊँ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अब एट द एज ऑफ 23 मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और आई एम सो सॉरी अगर कोई भी शब्द का उच्चारण मैं सही ना कर पाऊँ। हालांकि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हर एक जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसको अच्छे से समझा पाऊँ और जो भी शब्द हैं उन्हें अच्छे से प्रणन कर पाऊँ। खैर, यहाँ पे जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें कवि कहते हैं कि संसार उन्हें कवि के रूप में बोलता है, लेकिन जो दीवाने हैं वो, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो दीवाने हैं, तो संसार उन्हें दीवानों की तरह स्वीकार नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमते हैं और इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं और आनंद से लहराते हैं, यानी कि मस्ती में लोग बाग जो हैं वो भी मस्ती में लहराते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। लोगों को लगता है कि ये गीत है और इस गीत में लोग झूमते हैं, लहराते हैं। सो यहाँ पे हमारी कविता ख़त्म होती है और एग्ज़ाम में कोई भी पैराग्राफ दे देते हैं किसी भी पोएम का एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कराऊँ जो बीच बीच के हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।